हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं और इसका कराने का उद्देश्य हमारा है कि आगामी एग्ज़ाम में जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठें तो आप में एक अच्छा सा एक आप में आत्मविश्वास हो। तो इसीलिए मैं लगभग जितने भी जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में, मैं सारे उनको और एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां इत्यादि। ठीक है, तो उसमें अभी तक हम लोगों ने 55 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो आज ये आपका सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग सब लोग इस चैप्टर का रिवाइज करके आए होंगे। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले 56 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन 1 से लेकर 55 हो चुके हैं वीडियो नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो पैसाची, व्राचड़ या मगही या सौरसेनी। देखो मैं आपको बता दूं, जो पैसाची है वो संबंधित है लहंदा से। ठीक है, यानी कि जो पैसाची अपभ्रंश है वो है लहंदा से। और लहंदा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीरी। ब्राचड़ जो है वो संबंध है सिंधी से। शायद हाँ, सिंधी ही आपसे पूछी भी गई है। तो जो ब्राचड़ है वो है सिंधी से, इसका यही आंसर भी है। मगही है ये, एक्चुअली ये आपकी मगही है वो मगधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी की, जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत है, जिसमें आपको पता है 3 भाषाएं आती, कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो उसमें से ये मगही है, यानी कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत। क्लियर है? तो ये आपको है ये क्लियर होनी चाहिए। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो आप बोलोगे पटना। इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? पटना। मगही का तो ये बिहारी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश है वो पश्चिमी हिंदी अंतर्गत आता है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 जो है वो भाषा जो हैं बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो जैसा कि आपको पता है कि भाई इसमें कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है, ब्रज आती है और खड़ी बोली आती है। तो ये 5 जो हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें आपको रिवाइज भी हो गई होंगी। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 जैसा कि आपको दिख रहा है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? अब देखो पहले मैं बता दूं, कौरवी भाषा इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई कौरवी भाषा आपको जो है कौरवी भाषा इसको इसलिए कहा गया है, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये रहा। क्योंकि ये एक्चुअली ये जो कौरव और जो पांडव जो थे वो महाभारत के टाइम में, तो कौरवों से ये शब्द आया कौरवी। और जो महाभारत में जो कौरवों पांडवों की कर्म भूमि थी वो थी हस्तिनापुर, जो कि आज भी मेरठ में स्थित है। तो इसीलिए जो कौरवी भाषा का भी वहीं से ये लोग जो है उत्पन्न मानते हैं, हिंदी के स्कॉलर जो हैं। तो इसीलिए इसको कौरवी भाषा दिया। अच्छा, कौरवी भाषा कहा किसने? जो खड़ी बोली का ही रूप है ये कौरवी। ठीक है, और इसका जो मुख्य केंद्र वो मेरठ है, वहीं हस्तिनापुर आज भी वहाँ पे छोटा सा प्लेस, मतलब मात्र अभी तक बच गया है, छोटा सा प्लेस है हस्तिनापुर आज भी मेरठ में। तो अब जो कौरवी भाषा है दोस्त, इसको जो है 2 लोगों ने कहा, भोलानाथ तिवारी ने, इनका भी याद रखना, भोलानाथ तिवारी ने कहा और दूसरा राहुल शंकरत्यान ने कहा। ठीक है, तो भोलानाथ तिवारी याद रखना और दूसरा राहुल शंकरत्यान ने जो है खड़ी बोली को कौरवी भाषा का नाम दिया। कौरवी क्यों दिया? क्योंकि ये कौरवों की कर्मभूमि है। कहाँ? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में। ठीक है, और ये सीधी बात है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो आपको मैंने अभी बताया था, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका कौरवी भाषा को उधर ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे, ये आपका रहा, दिख रहा होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो अभी मैंने शायद आपको बताया था, मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। किससे? बिहारी हिंदी से। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो किससे संबंधित है? आप बोलोगे बिहारी से, क्योंकि इसी से आपकी मैथिली, ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी 3 भाषाएं हैं। तो मैथिली जो है वो दरभंगा में बोली जाती है। ठीक है, और जो है मैथिली जो है वो कहाँ बोली जाती है? दरभंगा में, मगही पटना में और भोजपुरी लगभग पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है।
ठीक है। तो भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो खासकर जो पूर्वी जो एरिया है वहाँ पे, जैसे गोरखपुर हो गया, ठीक है, गोरखपुर वगैरह जो हो गया है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, योगी जी वाला, तो ये सारी बातें हैं। खैर, तो मगही किस उपभाषा की बोली, ये आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा मुझे जुकाम हो गया दोस्तों, खैर कोई बात नहीं। तो ये बात क्लियर होगी, मगही किस उपभाषा की बोली है, बिहारी। क्यों बिहारी किससे, अर्धमागधी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। सॉरी, बिहारी जो है वो अर्धमागधी नहीं, इसको आप क्लियर कर लेना। बिहारी जो है वो मगधी अपभ्रंश से है, ठीक है। तो मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है बिहारी, और बिहारी के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी अभी मैंने बताई, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसी के अंतर्गत 2 और आती हैं, हम आपको बता दें कौन कौन सी। 2 इसमें और आती हैं आपकी, एक उड़िया आती है और एक आती है असमिया, ठीक है। तो उड़िया और असमिया भी इसी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये बात आप याद रखना। खैर चलो, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इसमें किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो, पूर्वी हिंदी को ही कहा जाता है अर्धमागधी हिंदी, ठीक है। और अर्धमागधी हिंदी के अंतर्गत तीन जो है भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, 3। तो पहली जो है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे आप लिख लेना छत्तीसगढ़ी, ठीक है। दूसरी जो है वो आपकी बघेली है, कौन सी है, बघेली है। और तीसरी जो है वो है आपकी ये वाली जो अयोध्या में, वो अवधी है, ठीक है, अवधी है। तो ये जो 3 जो बोलियां हैं वो अर्धमागधी के अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और इसका जो बोली है वो कौन सी है, आप बोलोगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ये पूछा गया पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से। और इसमें ये 3 बोलियां जो हैं वो आती हैं, कौन कौन सी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद बघेली, और उसके बाद में आपके अवधी। क्लियर है। चलिए ये आपका हो गया। अब जैसे ब्राह्मण में, ब्राह्मण आता है सिंधी के अंतर्गत, आता है किसके अंतर्गत, सिंधी के अंतर्गत। खसाता वो पहाड़ी के अंतर्गत, पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं बोली जाती हैं। मगधी में अभी मैंने आपको बताया था, मगधी में बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, और इसमें असमिया उड़िया भी आती है। और बिहारी अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको याद हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम होगा लेकिन आपको याद हो जाए। बिहार की बिहार की राजधानी, अब देखो यही पॉइंट जब बाद में रिपीट होंगे तो फिर मैं इसको बाद में रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए आप समझ लो, अभी से नोट कर लो। तो पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि पटना जो है वो कहाँ पे, मगही में है, ठीक है। ये मैंने आपको, क्योंकि मैथिली में बोली जाती है दरभंगा, ठीक है, दरभंगा में बोली जाती है मैथिली, ठीक है। भोजपुरी लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, ठीक है, और खासकर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी एरिया है गोरखपुर साहिब का, ठीक है, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर वगैरह में, वहाँ पे, ठीक है। अंगिका भी बिहार में बोली जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो आपकी भाषा है भारोपीय, क्योंकि इसमें भारत और यूरोप की दोनों का देश में हिंदी है, अंग्रेज़ी है, नेपाली है, ठीक है, ये सारी उड़िया, ये सारी भाषा है जो नॉर्थ इंडिया की मैक्सिमम और यूरोप के अंतर्गत आती थी। हिंदी किस प्रकार की, भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या हो गया भाई, अच्छा कितने हो गए थे हम लोगों, क्वेश्चन दोस्त हो गए। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति, हाँ ये हिंदी के हो गया था, हाँ ये है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति, 62 क्वेश्चन नंबर। तो देखो भाई 62 क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो अभी मैंने बताया था भोजपुरी, मगही और मैथिली ये आई है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो बिहारी आई है आपकी किसकी, मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर मगधी अपभ्रंश हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेवाती किस उपभाषा का वर्ग है। तो देखो मेवाती में हम आपको एक बात बता दें, अभी से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर दूँ, ऐसे कर लो, ऐसे। तो ऊपर उत्तर है, तो उत्तर में बोली जाती है आपकी मेवाती, ठीक है, मेवाती। ये राजस्थान की भाषा है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ राजस्थानी हिंदी के आंसर तो आप अपना देख लो। मेवाती बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में। अब दक्षिणी बोली जाती है मलावी, ठीक है। तो इसको आप याद करना, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मलावी। तो मेवाती और मलावी, ठीक है, ये है राजस्थान की। अब इधर पूर्वी, तो पूर्वी में आपकी जयपुरी, ढूंढारी और हड़ौती। तो पूर्वी में जो है वो जयपुरी है, ढूंढारी और हड़ौती है। अब आती जो पश्चिमी, तो पश्चिमी में आपकी कौन कौन सी है, आप बोलोगे शेखावटी,
ठीक है, ये एक ही नाम है शेखावटी, या इसको जो है नेवाड़ी भी बोलते हैं, शेखावटी नेवाड़ी भी इसको बोलते हैं, शेखावटी और नेवाड़ी। एक और कोई है, शेखावटी है, नेवाड़ी है, मारवाड़ी है। ठीक है, कौन सी है? मारवाड़ी। तो ये शेखावटी, नेवाड़ी, मारवाड़ी एक ही बात है। ये पश्चिमी राजस्थान अंतर्गत बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत हाड़ौती है, जयपुरी है, ढूंढाड़ी है, ये एक ही नाम है। तो ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बोले जाते हैं। उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मलावी। ठीक है, ये राजस्थान की ही थी। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसको अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना, जो मैंने बोला है इसको आराम से वीडियो में नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हरियाणवी या बांगरू बोली। अब देखो, हरियाणी हुई या फिर बांगरू हुई। बांगरू, तो ये सीधी बात है, ये हरियाणवी किससे? सौरसेनी अपभ्रंश है। तो यही है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश। ज़्यादा हमें बात ही नहीं करना किसी से, है ना। ये आंसर हो गया। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होने पर किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता बन जाती है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहले एक कलर कर लें, ग्रीन ले रहा है। ठीक है, चलो। तो भाई ने का क्या है कि ने का ना होने पर किस उपभाषा की विशेषता, एक बार फिर पढ़ लें। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होने किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये पूर्वी हिंदी है, ने का प्रयोग ना होने पे पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है। अब अगर देखा जाए दोस्त, तो पश्चिमी हिंदी, अगर देखो अब इस क्वेश्चन मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें देखो लगाने का थोड़ा दिमाग रखो। आपने देखा कि पश्चिमी हिंदी, चलो ठीक है, पहाड़ी हिंदी भी कहीं ना कहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, हरियाणवी टाइप की। ठीक है, थोड़ा सा मतलब, हालांकि पहाड़ी हिंदी में तो आपका कौन कौन सा आया था? गढ़वाली और कुमायूनी। ठीक है, राजस्थानी भी कहीं ना कहीं जो है वो नॉर्थ में है। तो बचा कौन? पूर्वी हिंदी। क्योंकि तीन ऑप्शन लगभग एक एरिया में जाते हैं, पश्चिमी एरिया में, क्योंकि राजस्थान भी पश्चिम में है और पहाड़ी भी पश्चिम में है, पश्चिमी हिंदी भी है, लेकिन पूर्वी हो गया अलग। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरीके से भी आप आंसर जो है निकाल सकते हो अपने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम किस राज्य में, क्या है क्वेश्चन? देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? अच्छा, देवनागरी लिपि। देखो इसकी एक छोटी सी कहानी है देवनागरी लिपि। इसमें देव और धन नागर लिखा है। इसका अगर करोगे देव धन नागर। इसमें बात ऐसा कहा जाता है, जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि जो गुजरात के, हालांकि इसका आंसर भी गुजराती है, तो जो क्योंकि यहीं पे सबसे पहले किया गया, गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे वहाँ के, गुजरात के, तो उन्होंने ये कहा था कि जो ये लिपि है देवनागरी वाली, वो देवों के मुख से निकली हुई है। तो देवों के मुख से निकली हुई ये लिपि है, इसलिए ये जो है देव लिपि है। बाद में नागर ब्राह्मणों द्वारा दी गई, तो इसको देवनागरी कर दी गया। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से। ठीक है, ये बात समझ आएगी। और इसका जो जन्म है देवनागरी का, वो किससे? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? चलिए ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला भाई देखो नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नागर पे जाती है। पंजाबी अपनी गुरमुखी में जाती है। ठीक है, गुजराती भी नहीं जाती, क्योंकि गुजराती जो है वो आपकी, उसकी अपनी एक अलग लिपि है। ठीक है, वो लोग अपना मानते हैं। तो एक मराठी ऐसी है, मराठी है, नेपाली है, ये ऐसी लिपियां हैं जो कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं, आज भी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम लोगों के 67 हो गए। अब हम लोग पेज करेंगे चेंज। तो 67 हो गए, अब 68 पे देखेंगे कहाँ पे है भाई। 68 मिल गया, ये है। चलो भाई, ये लो 68, ये लो बड़ा कर लिया। अब आपको दिख भी रहा होगा 68 क्वेश्चन। चलो दोस्त, ये रहा, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों के 14 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, चीज़ों को समझते चलना, हो सके तो नोट कर लेना। ये महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं और सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखो ये यूपी पीजीटी में आया 2011 में, हालांकि मैं अभी दिख गया नहीं, तो सारे प्रश्न आए हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो इनको करवाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आत्मविश्वास आ जाए कि हाँ भाई, अब हम तो आए हुए प्रश्न हैं, हमको आ रहे हैं, हम करने लगे हैं, हमको पता है ना। तो आप में आत्मविश्वास हो जाए, वो है मेरा कराने का उद्देश्य। और ये सही भी है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। ठीक है, चलो ठीक, बात नहीं करेंगे, आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर, अब देखो स्वर होते कितने, जितने हिंदी में, देवनागरी मतलब हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। आंसर 11 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि मैंने आपको पढ़ाया था कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में आती है, तो ये 343 में आती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कही गई जो यहाँ पे मिस है। इस चलो राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, लेकिन जो अंक है वो भी अंतर्राष्ट्रीय अंक ही इसके अंतर्गत रखे गए। तो अंक की भी बात की, जैसे 1 2 3 जो बात की गई है, ये अंक भी यही आएंगे, ना कि जैसे 1 काई है ना, 2 काई, ये वाले नहीं चलेंगे, ये वाले अंक चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। ठीक है, तो ये 343 के फर्स्ट में बात कही गई, ये बात मैं और बता दूं। और सेकंड में ये बात कही गई थी 343 के सेकंड में कि जो भी, अब जैसे पहले क्या था, इंग्लिश थी शुरुआत में, संविधान का निर्माण भी इंग्लिश में हुआ था, ज़्यादातर जो कार्यकारी भाषाएं इंग्लिश थी, लेकिन जो संविधान के जो सभा के लोग थे, इसमें 343 सेकंड में बता रहा हूँ, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंग्लिश जो है, इंग्लिश को हिंदी रिप्लेस करेगी। तो उन्होंने कह दिया कि 15 साल बाद 1950 से 15 साल 1965 में आप इंग्लिश को हटा सकते हैं। ये बात मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी। ठीक है, तो लेकिन हुआ ऐसा कि 1963 में जो राजभाषा आयोग आया तो उसने ये कहा कि इंग्लिश को हटाओ ना, हिंदी तो चलो आप रखो राजभाषा, बट इंग्लिश को सहायक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, राजभाषा आयोग 1963 के अंतर्गत। तो ये 343 के सेकंड में बात कही गई है। आगे दोस्तों पढ़ जाते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के राजभाषा घोषित किया गया, तो अभी मैंने बताया 343 के फर्स्ट में है, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी 343 के फर्स्ट में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा, अभी मैंने ये बात बताई, वही क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा, यही है 343 फर्स्ट, अभी मैंने ये बात बताई है। ठीक है ना, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, तो ये 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इंटरनेशनल ऐसे करके। अभी मुझे थोड़ा आइडिया नहीं पेन का, ठीक है, नया है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी पूरी, आप नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखो। 73 संविधान के अनुच्छेद 351 में मैंने ये बात शायद कल बताया था, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है 351। ठीक है, 350 मेरा मन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। 350 में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को आप किसी भी भाषा में कोई भी एप्लीकेशन अगर दें तो अधिकारी का ये हक नहीं है कि आप उसको वो जो है मना कर दे, उसको उसी भाषा में, जिस भाषा में कोई भी मतलब किसी को परेशानी है और उसको मान लो हिंदी इंग्लिश नहीं आती, कोई और भाषा आती है, तो वो अगर उसमें देगा तो अधिकारी उसको उसी भाषा में सुनेगा। ये 350 में कहा गया। 350 के फर्स्ट में कहा गया है मातृभाषा, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो उसकी मातृभाषा में होगी। ये बात समझ में आ रही है, तो ये बात जो है इसमें कही गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो सबको पता है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि जो है वो जो है बनी है। खरोष्ठी लिपि, खर मतलब ओष्ठी, तो खर का मतलब गधा, ओष्ठी मतलब ऊँट, तो गधे की ऊँट की जो लिपि है। ठीक है, और ये लिपि जो है अशोक कहा जाता है, जो अशोक के जो वो थे अशोक स्तंभ थे, वो भी उनमें जो लिपि थी वो वही खरोष्ठी लिपि थी। और ये जो है ये आपकी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। सिंधु में सिंधु है। आगे बढ़ जाते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें यही है ब्राह्मी, क्योंकि अभी मैंने ये बात बताई है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ये फिर आ गया ब्राह्मी। ठीक है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता हिंदी भाषा की लिपि होना, ये भी ठीक है, प्राचीन लिपि, लेकिन वो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो कुछ और हो सकता है, शायद देख लें। प्राचीन लिपि होना ये भी ठीक है, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना ये भी ठीक है, भारतीय सर्वाधिक ये देखो वैज्ञानिक वाली ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट है, सच बात है, और इसके एक ध्वनि के लिए एक संकेत, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, तो ये सही है देवनागरी लिपि की, लेकिन इसकी कुछ जो है दोस्तों कमियां भी हैं। ठीक है, कमियां एक तो यही है कि इसमें सिरोरेखा, जैसे आपने लिखा कमल, अब इसमें सिरोरेखा बनाओ, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ये सिरोरेखा भी इसमें एक कमी है। ठीक है, तो इस तरीके से देवनागरी लिपि की ये नहीं कि अच्छाइयाँ, कुछ कमियां भी सब में होती है, उसकी कोई समस्या नहीं है देवनागरी। अब जैसे ई है तो ई की भी समस्या है कि ई भाई कहीं पे ये छोटी या ई, तो उस तरह की समस्याएं आती हैं देवनागरी लिपि में। खैर 78 निम्नलिखित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है,
अच्छा, ये पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें जैसा उच्चारण हो ना वैसा ही लिखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कमल लिखना है तो कमल, इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक होता है, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी यहाँ ठीक है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी खरोष्टी के समकालीन है। नहीं 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 नहीं, ब्राह्मी तो सबसे प्राचीन लिपि है, तो उससे ये निकली है देवनागरी लिपि, तो ये तो है ना, तो ये इसकी जननी है, तो इसके समकालीन नहीं होगी, तो यही नहीं होगा। ठीक है, चलो। देखो आज थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है हिसाब किताब, मतलब जुकाम उखाम भी है, लेकिन मैं फिर भी जो है क्लास ले रहा हूँ। मुझे पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, एक क्लास महत्वपूर्ण होती है। देवनागरी लिपि मूलतः, देखो मेरा उद्देश्य है कि यार मैं कॉन्सेप्ट आपको, जो मेरे स्टूडेंट पुराने थे और अभी जो है, देखो मैं आपको क्लास में आपको जो है थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल कराता हूँ। मैंने यह बात आपको बताई भी थी। यहाँ से अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे, वो भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और भी मुझको जहाँ से मिलेंगे वो मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊँगा, और हिंदी के सारे टॉपिक्स की करवाऊंगा। साथ में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रीजनिंग की भी करवाऊंगा, मैथ की भी करवाऊंगा, जीएस की भी करवाऊंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, जितना हो पा रहा उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी मर्ज़ी हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लग रही है हाँ मेहनत कर रहा है बंदा, तब। अब देखो मैं इस समय रात का 22:45 हो रहा है ना, देखो मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो वो थोड़ा मेहनत का आप देख लो। खैर चलो, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, पूछ रहे हैं मूलतः क्या है। वर्णात्मक है, चित्रात्मक तो नहीं है, प्रतीकात्मक भी नहीं है। ठीक है, वर्णात्मक और अक्षरात्मक, तो वर्णात्मक तो मोस्टली ये जो है वो अक्षरात्मक है, का खा गा। ठीक है, तो अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, यस, 28 नवंबर 1953 में बैठक हुई थी। बिल्कुल बात ठीक है भाई, 1953 में बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति। अब देखो सारे उपराष्ट्रपति है, तो यहाँ से देख लो पहला, अब 1953 तो पहले ही होंगे, तो पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस तरीके से प्रश्न कर लो, सिंपल लो, हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो धीरेन्द्र वर्मा तो इसमें होंगे आपके आचार्य नरेंद्र, और ये गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के। इन्होंने शायद, इनका विचार भी था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है कहीं पे। ठीक है, तो ये है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार, उनका देवनागरी की जगह रोमन लिपि अपनाओ। ये कौन गंदा आदमी था, मतलब उनका अपना विचार होगा कि देवनागरी की जगह रोमन लिपि अपनाओ। तो महात्मा गांधी ये थे आपके काका का लेकर सुनीत कुमार चटर्जी या विनोबा भावे, तो सुनीत कुमार चटर्जी थे। और इन्होंने ही शायद, हाँ इन्होंने ही हिंदी को, शायद नहीं कन्फर्म है, हिंदी को जनपदीय हिंदुस्तानी भी कहा है। तो जनपदीय हिंदुस्तानी जो हिंदी खड़ी बोली है, उन्होंने किसने कहा, सुनीत कुमार चटर्जी ने ही कहा। ये प्रश्न भी नोट करना, जनपदीय हिंदुस्तानी खड़ी बोली का नाम दिया किसने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, और इनका ये भी आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पंजाबी लिपि है, सबको पता पंजाब में क्या होते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। संविधान किस अनुच्छेद के हिंदी की राजभाषा, ऐसे कर लो, ऐसे करके है। संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा था देवी, सबसे बढ़िया यार, अभी कितनी बार इसको बता चुका, 343 में। ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल, मध्यकालीन। अब देखो प्राचीन चली थी आपकी एक जो है, प्राचीन चली थी आपकी 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से, और चली थी 1500 से 500 आए तो 1500 ईसा पूर्व तक, ये प्राचीन चली थी। मध्य की चली थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तो ये होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपकी पाली और प्राकृत और अपभ्रंश तीनों इसी के अंतर्गत आई थी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें पाली आपकी जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली थी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, 1 ईस्वी से और 500 ईस्वी तक चली थी। और ये जो है पाली प्राकृत और जो है पाली प्राकृत अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से लगभग 900 और 1000 ईस्वी तक चली थी, या 1100 ईस्वी तक जाता है, क्योंकि उसी को संक्रांति काल भी कहते हैं अपभ्रंश में, क्योंकि वही जो 900, 1000 और 1100 साल की जो एज था, उसमें बहुत सारी भाषाओं का टकराव हुआ, अपभ्रंश हुआ, उसी को बोलते हैं, इसको संक्रांति काल भी कहा जाता है। खैर चलो, इतनी बात आप समझ गए होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 86। हिंदी आकृति की दृष्टि से ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, श्लिष्ट व्यूहात्मक है, ठीक है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, देवनागरी लिपि में। तो हम लोगों ने 87 क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे 89 पे। तो 89, 87 कर लिया, 88 आएगा, ये लो भाई 88, ठीक है। वीडियो हमारी 25 मिनट की होगी, अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं इसको, ठीक है, शायद 100 के आसपास हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है सिंधी, बंगला, क्या है, थोड़ा इसको नीचे करो, ये तो क्या है कि सिंधी, बंगला, पंजाबी, नेपाली। तो अभी मैंने बताया था देवनागरी लिपि में महाराष्ट्री और नेपाली लिखी जाती है। सितंबर मास में 10वां शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? तो भोपाल में हुआ था, और ये आपका हुआ था 2015 में, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। किन्होंने किया था? नरेंद्र मोदी ने, 2015 में। और इसमें 57 देशों ने भाग लिया था, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो 57 देशों ने भाग लिया था, 2015 में हुआ था, और नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। कहाँ हुआ था? भोपाल में, ठीक है, इंदौर में, भोपाल में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सबको पता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सबको पता है, व्याकरण से होता है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है, ठीक है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व से। वहीं से आपकी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत शुरू हुई थी। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सोचा है? अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले अगर बात है तो मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी जी ने भी बात कही थी, राजा राममोहन राय ने भी कही थी, लेकिन सबसे पहले तो पंडित मदन मोहन मालवीय करके हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय संविधान हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, ये है इसका। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से? सबको पता है कि ये आर्य, देव, बारोपे नहीं तो द्रविड़ भाषा परिवार से है, क्योंकि कल मैंने ये बात बताई थी, द्रविड़ से 4 भाषाएं परिवार है। तमिल कहाँ से है? तमिलनाडु से है। तेलुगु कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। कन्नड़ कहाँ से? कर्नाटक से है। और मलयालम कहाँ से? केरल से है। तो ये 4 हैं। लगभग इसमें 25% जो है वो पॉपुलेशन द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। 73 आती है भारोपीय परिवार के अंतर्गत, ठीक है। तो ये उसके बाद जो आस्ट्रिक आती है वो 1.3% के अंतर्गत, ठीक है। अब जो तिब्बती आती है वो आती है, तिब्बती आती 0.7% तिब्बती परिवार के अंतर्गत, ठीक है। चलो ठीक। लिपि की आवश्यकता, देखो लिपि होती है आपकी लिखने के लिए, ठीक है, बोली होती है बोलने के लिए, ये याद रखना। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ये भी देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्राचीन भाषा नहीं तो प्राकृत तो है ही है, संस्कृत एक बात आती है, अपभ्रंश और पंजाबी। तो अपभ्रंश लगभग 1000 ईस्वा पूर्व, अभी चल रही 2022, तो बहुत काफ़ी पुरानी। पंजाबी लगभग जो है 300 ईस्वी, अभी 300 सालें हुई हैं पंजाबी को, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहा है गूगल पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाबी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फिलौरी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिलौरी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का जो है सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो पुस्तकों में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, या अपभ्रंश आए। तो सबसे पहले अपभ्रंश आई, क्योंकि वहीं से देवनागरी निकली है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम 1826 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। और किसने किया था? तो आप कर लो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कलकत्ता में किया है किसने? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, क्योंकि उस समय फारसी है, बंगला है, अंग्रेजी, इन भाषाओं का ज़्यादा वो था, हिंदी का नहीं था। तो हिंदी का सबसे पहले इन्होंने किया था 1826 में कलकत्ता में। अच्छा, एक प्रश्न आया कि अगर भारत का सबसे पहले, ये हिंदी का है, अगर भारत का है तो 1780 में जेम्स हिक्की, और उनका जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। किसका था? बंगाल गजट। जेम्स हिक्की ने 1780 में
इस जो है इसको छापा था, ठीक है, वो भारत का है प्रथम समाचार पत्र। इसको आप साइड में याद कर सकते हो, ठीक है। अगला है आपका, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी भाषा, देखो सबसे याद रखना कि जो 5, ये भी प्रश्न पूछा था घुमा के, मैं आपको बता दूं, ये ले लिया था, अच्छा। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा शिव प्रसाद का दूसरा नाम सितारे हिंदी भी कहा जाता है, प्रश्न आता है। और 5 अरबी भाषाएं, 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए, चिन्हों के लिए नुक्ता, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नुक्ता, जो 5 ली गई हैं, या इनको आगत दुनिया भी बोलते हैं उन दुनियों को छोड़कर। तो ये 5 हैं, का खा गा जा फा, ठीक है, का खा गा जा फा, ये 5 दुनिया ली गई हैं आपकी, बा नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना है। अच्छा, एक किसने दी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ये बात याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा अगर हम कहें तो इसे जा बोलेंगे, जा, ठीक है। अब इनके जो नीचे जो डॉट है ना, यही नुक्ता है, ये अरबी और फारसी से आपको ली गई है। इनको आगत दुनिया, विदेशी दुनिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम जाए तो अब अगर होगा जैसे प्लीज, तो प्लीज नहीं होगा, प्लीज, प्लीज, ठीक है ना, प्लीज, इस तरीके से आप इनका उच्चारण करेंगे। खैर, आगे देखो, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सजाया गया फांट, तो बाल ये तिलक फांट है, इनके नाम से ही है, मतलब, ठीक है, तिलक फांट। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले उन्होंने कर दिया था पंचमा अक्षर के, किसके, तो इन्होंने पंचमा अक्षर तो है ही है, पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वर, संयुक्त ध्वनि, अनुनासिक, तो इन्होंने अनुस्वर में बदलने की, वही जो पंचमा अक्षर था। जैसे अगर मैं कहूँ मंगल, ठीक है, मंगल, तो जैसे को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाऊं, मंगल, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, चलो अब ठीक है। अब जैसे ये मंगल, ठीक है, ये एक डॉट है यहाँ पे मंगल। अब इसी को अगर लिखेंगे तो पंचमा अक्षर क्या होगा, आप बोलोगे ये होगा मंगल, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो मंगल, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मंगल, ठीक है। तो ये जो आपका अनुस्वर है वो इसी पंचमा अक्षर के अंतर्गत आया है, ठीक है। और भी आप जो है इसमें, आप जैसे एक आता है पतंजलि, ठीक है, क्या आता है, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, मैं आपको बता रहा हूँ, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, तो इसको भी ऐसे करते हैं, पतंजलि, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ये वाला, ठीक है। तो जो उआ होता है ना आधा, तो ये जो अनुस्वर है ना वो इसी जो उआ के अंतर्गत आया है। मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ ऐसे होगा ना, पतंजलि करके ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये जो आया ना, जो आपका पांचवा अक्षर हुआ, इसी अनुस्वर की जगह पे आया है, ठीक है। तो पतंजलि हो गया आपका ये वाला, तो ये जो है वो इसी के अंतर्गत आपका आया है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। 108 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, तो ये बंदा कल भी बताया था, बीजी खेर है 1955, और ये आर्टिकल किसकी 344 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन होता है। 109 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं 22 हैं, सबको पता है, बात नहीं करनी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। 10वां सबको पता है, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी, 2015 में आयोजन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी आए थे इसमें, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, भोपाल में, अभी मैंने आपको बताया 57 देशों में इसमें भाग लिया था। मानकीकरण स्तर पे भाषा संबंधी सोपान नहीं है, बोली भी है, वो बोली का भी मानक है, भाषा भी है मानक, तो सहजता नहीं है, सहजता को कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो लिखा है थैंक्स एवरीवन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो लगभग 35 मिनट का हो रहा है। तो भाई अब आप लोग बताओ कि हमारा, अगर देखो सबसे पहले ये कि आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करो, कुछ कमियां हो तो उनको भी बताओ, उनको मैं करने की कोशिश करूंगा। अब कमियां जैसे थोड़ी बहुत अगर वीडियोस में लिखने में हो रहे होंगे, तो देखो अभी पहला दूसरा वीडियो है ये, तो धीरे धीरे ये कमियां दूर हो जाएंगी, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो इसे आप नोट करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो भाई जैसा लगे आपको प्लीज़ कमेंट्स किया करो, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन आएगा, और भी हम आपके लिए इस तरह से, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं लगभग मैं कोशिश करूंगा हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में, जीएस में, सब में मैं करवाऊंगा। तो आप अगर कमेंट्स करोगे अच्छे अच्छे तो मुझे उससे मोटिवेशन प्राप्त होगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आपका हमारा जय हिंद।